लापता व्यक्ति की सीसीटीवी फुटेज मिलने पर प्रियजनों को उम्मीद मिलती है कि वे जल्द मिल सकते हैं, क्योंकि उनकी आखिरी गतिविधि पता चल जाती है। लेकिन कुछ मामलों में ऐसी सबसे साफ फुटेज भी केस को सुलझाने में नाकाम रहती है और लापता व्यक्ति का ठिकाना अज्ञात ही रहता है। नंबर 10। 19 वर्षीय ल्यूक डर्बिन की आखिरी ज्ञात गतिविधियों की सीसीटीवी तस्वीरें तब जारी हुईं जब वो दोस्तों के साथ बाहर जाते समय अचानक गायब हो गए। लेकिन उस रात के बाद से किसी ने भी उन्हें नहीं देखा है और उनका क्या हुआ ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है। 2006 में ल्यूक हॉल्सी इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन दोस्तों के साथ समय बिताने इप्सविच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय यह इलाका रात में लगभग हर सड़क के मोड़ पर नशीले पदार्थ बेचने वालों और यौन कर्मियों की मौजूदगी के लिए जाना जाता था, जिससे बाहर घूमने वालों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। ल्यूक ने अपने स्कूल के दिन वुडब्रिज में बिताए, जहां उन्होंने फार्लिंगे हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने कोलचेस्टर इंस्टीट्यूट में म्यूजिक टेक्नोलॉजी पढ़नी शुरू की, लेकिन 12 महीने तक रोज इंस्टीट्यूट आने जाने के बाद इसे छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये फायदेमंद नहीं रहा। उनके परिवार के मुताबिक तभी उनकी जिंदगी बदल गई। वो अवैध पदार्थों के संपर्क में आए, फिर भी सब्जी वाले की नौकरी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने लिए एक मोटर बाइक खरीदी और जो फैसले उन्होंने लिए थे उनसे वे काफी खुश नजर आते थे। गुमशुदगी वाले दिन ल्यूक ने एल्डरबरी में शिफ्ट पूरी कर एलेक्स के वुडब्रिज घर गए, जहां उन्होंने बाइक हेलमेट, बैकपैक, मोबाइल और अन्य सामान छोड़ा, क्योंकि वे एलेक्स और जैक के साथ रात बाहर जाने वाले थे। वे नाइट क्लब गए, पर ल्यूक ने जल्दी निकलने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों से अलग हो गया और उसने घर जाने के लिए ट्रेन लेने का फैसला किया। उसे इप्सविच स्टेशन पर रात 2:30 से 3 बजे के बीच देखा गया, लेकिन उसके पास कोई नकद पैसे नहीं थे और उसने घर जाने के लिए कोई और तरीका ढूंढने का फैसला किया। वह हॉक एक्सप्रेस टैक्सी मुख्यालय पैदल गया, लेकिन किराया न देने पर सवारी नहीं मिली। व्यवसाय के एक कर्मचारी ने उसे अपना मोबाइल फोन उधार देने की पेशकश की ताकि वह किसी को कॉल कर सके, लेकिन अजीब तरह से ल्यूक ने मना कर दिया। ल्यूक की आखिरी फुटेज डॉक्स हेड स्ट्रीट पर बस स्टेशन की ओर जाते हुए रिकॉर्ड हुई थी। इसके बाद क्या हुआ आज तक पता नहीं, क्योंकि उसे दोबारा नहीं देखा गया। हालांकि अगले दिन 3 लोगों ने वुडब्रिज में ल्यूक को देखने की बात कही थी। वे सभी ल्यूक को जानते थे और उन्होंने बताया कि उसे 2 अनजान पुरुषों के साथ एक सफेद कार में देखा गया था। बाद में माना गया कि उसकी गुमशुदगी शायद प्रतिबंधित पदार्थों से जुड़ी थी, हालांकि यह पूरी तरह साबित नहीं हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि उस रात वहां नकली नंबर प्लेट वाली वोल्वो कार देखी गई थी। पुलिस यह तय नहीं कर पा रही है कि इसका ल्यूक के मामले से कोई संबंध था या नहीं। जिस किसी के पास भी ऐसी कोई और जानकारी है जिससे ल्यूक को ढूंढने में मदद मिल सके, वो संयुक्त नॉरफॉक और सफोक मेजर क्राइम रिव्यू और अनसुलझे मामलों की टीम से 01953 423819 पर संपर्क करें। नंबर 9। 12 फरवरी 2016 की सुबह 52 वर्षीय फातिमा मोहम्मद अली और उनके पति मोहम्मद के लिए बिल्कुल आम दिनों की तरह शुरू हुई। सुबह के शुरुआती घंटों में फातिमा ने मोहम्मद को जगाया और हर रोज की तरह उनका नाश्ता तैयार किया। मोहम्मद सुबह 7:30 बजे न्यू हेवन इंग्लैंड स्थित घर से काम के लिए निकले, पर याद है कि निकलने से पहले फातिमा को चूमा था। घर से निकलने से पहले मोहम्मद ने ऑफर किया कि वे अपनी शिफ्ट के बाद दोपहर में कुछ किराने का सामान ले आएंगे, लेकिन फातिमा ने सुझाव दिया कि वे अगले दिन साथ में जाएं। फिर मोहम्मद कार में बैठे और बिना जाने कि ये आखिरी बार है जब वे पत्नी को देखेंगे, काम पर निकल गए। करीब 15 मिनट बाद रहस्य की शुरुआत हुई, जब फातिमा अचानक पैदल ही घर से निकल गई, जो कि बेहद असामान्य था। पुलिस द्वारा प्राप्त की गई सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि फातिमा तेज कदमों से चल रही थी, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि वे बाहर जा रही है या उस दिन उनके क्या इरादे थे। जब यह स्पष्ट हो गया कि फातिमा लापता है, मोहम्मद ने पुलिस को सूचित किया। उन्होंने कहा उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल थी। उन्हें ऐसा कोई कारण समझ नहीं आया कि फातिमा अपनी मर्जी से अचानक गायब हो जाए। उस दिन घर जाने से पहले मोहम्मद एक स्थानीय डाकघर गए थे ताकि फातिमा के लिए खरीदा गया वैलेंटाइन डे का गहना जो उन्होंने उपहार के तौर पर लिया था उसे ले सके।
लेकिन जब वे घर पहुंचे तो घर में अजीब सी खामोशी थी और फातिमा कहीं भी नजर नहीं आई। जब उन्होंने देखा कि फातिमा की कार की चाबियां अभी भी उनके लाउंज की मेज पर पड़ी हैं, तो वे चिंतित हो गए, क्योंकि फातिमा हमेशा खुद गाड़ी चलाती थी। उन्होंने और उनके 3 वयस्क बच्चों ने फातिमा के पसंदीदा सैलून में फोन किया, लेकिन किसी ने भी उन्हें वहां नहीं देखा था। मोहम्मद ने फिर फातिमा के मोबाइल पर कॉल किया और जब उन्होंने उसकी घंटी ऊपर से बजती हुई सुनी तो वे बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने फातिमा का फोन बिस्तर पर और शादी सगाई की अंगूठियां ड्रेसिंग टेबल पर देखीं। अगले कुछ दिनों में दंपत्ति के घर के आसपास के इलाकों में कई बार तलाश की गई, लेकिन फातिमा का कोई सुराग नहीं मिला। स्थानीय समुद्र तट और चट्टानों की भी तलाशी ली गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अगले कई महीनों तक एक भी सुराग नहीं मिला। अगले साल फातिमा के सहकर्मी ने बताया कि उसने उसे ब्राइटन में बस स्टॉप के पास देखा। सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की गई और उसे देखने के बाद मोहम्मद और उनके बेटे को यकीन हो गया कि वो वही थी, हालांकि उसमें वो सिर्फ पीछे से दिखी थी। मोहम्मद को लगता है कि पुलिस ने दुकानों की सुरक्षा फुटेज नहीं देखी और उनसे दोबारा संपर्क भी नहीं किया, जबकि सुराग के साथ वे और कर सकते थे। उन्होंने यह भी बताया है कि फातिमा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से पीड़ित है और उन्हें गंदा होना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो कभी समुद्र तट पर नहीं जाती थी और ना ही कभी जंगल वाले इलाकों में जाती। उन्हें घास पर चलना पसंद नहीं था। फातिमा आमतौर पर पारंपरिक भारतीय पोशाक पर बेज कोट पहनती थी और उनकी कद काठी पतली है। ससेक्स पुलिस ने फातिमा के मामले को खुला रखने का वादा किया है और अनुरोध किया है कि अगर किसी के पास ऐसी कोई जानकारी है जिससे उन्हें ढूंढा जा सके तो वे ऑपरेशन एक्सेलरेट का हवाला देते हुए 101 नंबर पर कॉल करें। नंबर 8। 68 वर्षीय डेविड फिनले को आखिरी बार देखे हुए 18 साल हो चुके हैं और उनका परिवार यह जानने के लिए बेताब है कि इतने साल पहले उनके साथ क्या हुआ था। लापता होने के बाद परिवार बहुत चिंतित था, क्योंकि वे अल्जाइमर की शुरुआती अवस्था में थे और रास्ता भटक सकते थे। डेविड का मामला 5 मई 2008 को शुरू हुआ, जब वे दोपहर 3 बजे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में अपने घर से निकले। उस समय डेविड कॉर्डनल इलाके में रह रहे थे और स्थानीय लोग अक्सर उन्हें सड़क पर टहलते हुए देखते थे, क्योंकि वे नियमित रूप से पैदल चलने वाले व्यक्ति थे। जिन दिनों वे टहलने जाते थे वे आमतौर पर पेसले, जॉनस्टोन, ड्रम चैपल या क्लाइड बैंक इलाकों में जाते थे, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि उस दिन वे अपने किसी भी सामान्य स्थान पर पहुंचे थे या नहीं, क्योंकि उन इलाकों में किसी ने भी उन्हें देखने की बात याद नहीं की। सामान्य रास्तों की तलाश के बाद कुछ लोगों ने बताया कि शायद उन्होंने उन्हें देखा था। इन सुरागों की जांच के बाद भी डेविड का पता नहीं चला। इन सभी देखे जाने की घटनाओं की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन एक सीसीटीवी सुरक्षा फुटेज में उनकी आखिरी ज्ञात गतिविधियां बिना किसी शक के दिखाई देती है। उस दिन शाम करीब 6 बजे डेविड को साची हॉल स्ट्रीट पर वेस्ट नाइल स्ट्रीट के पास देखा गया था और वो किसी भी तरह की परेशानी में नहीं लग रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझकर इस इलाके में गए थे, क्योंकि ऐसा माना गया है कि वो अपनी सैर के दौरान भ्रमित हो गए थे और जब उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं तो वे घर वापस लौटने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। यह सिर्फ एक सिद्धांत है, लेकिन अल्जाइमर पीड़ित अक्सर गलत दिशा में चलते हैं क्योंकि वे जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। इन वर्षों में कई इलाकों में लोगों ने डेविड को देखने की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने कहा कि मामला जांच में है, लेकिन डेविड के लापता होने के बाद समय बीतने से जांच तब तक सीमित रहेगी जब तक कोई विश्वसनीय सुराग नहीं मिलता। वे डेविड के परिवार के सदस्यों के भी लगातार संपर्क में रहे हैं, जो पूरी तरह से असमंजस में हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि डेविड के साथ क्या हुआ या उस दिन आखिरी बार देखे जाने के बाद वो कहाँ गया। परिवार के अनुसार डेविड की लंबाई 5 फीट 4 इंच कद काठी मध्यम थी, बाल धूसर थे और माथे के पास से पीछे हटे हुए थे। वे सोने की किनारी वाले चश्मा पहनते थे। जो भी डेविड को देखे या जानता हो कि वह कहाँ है, वह 999 पर कॉल या 0800 00 555 111 पर क्राइम स्टॉपर से गुमनाम संपर्क कर सकता है। नंबर 7। जून 1990 में 24 वर्षीय कॉनी रॉयस के गायब होने के बाद उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, क्योंकि आखिरी बार वह परेशान दिखी थी। सभी कोशिशों के बाद भी उसे नहीं ढूंढा जा सका। ये पता है
कि उस साल के मेमोरियल डे वीकेंड के दौरान वह ग्रेग नाम के एक आदमी से मिली थी और उन्होंने डेट पर जाने का फैसला किया क्योंकि वे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह घुल मिल गए थे। उन्होंने 1 जून को डेट तय की और सभी के अनुसार कॉनी उसे और अच्छी तरह जानने के लिए बहुत उत्साहित थी। उस शाम वह मिशिगन के माउंट क्लेमेंट्स में अपने घर से निकली और ग्रेग के घर स्टर्लिंग हाइट्स गई, जहां वे मिलने का प्लान बना चुके थे। वह रात करीब 9:00 बजे उसके घर पहुंची और उन्होंने ग्रेग के एक दोस्त ब्रैड के साथ कुछ ड्रिंक्स लिए। कॉनी, ग्रेग और ब्रैड ने फिर साथ बाहर जाने का फैसला किया और गाड़ी चलाकर माउंट क्लेमेंट्स के हेलॉफ्ट नाम के एक बार तक गए। डेट बढ़िया थी, लेकिन रात 11 बजे ग्रेग वॉशरूम जाने के लिए माफी मांगकर गया, जबकि कॉनी ब्रैड के साथ टेबल पर रुकी रही। उसके मुताबिक कॉनी अचानक उसकी ओर मुड़ी और बोली, मुझे यहां से निकलना है। उसने हाई हील्स उठाई और तेजी से वहां से चली गई। पर्स टेबल पर छोड़ गई, जिससे ब्रैड हैरान रह गया। ग्रेग ने टेबल की तरफ देखा और यह जानकर हैरान रह गया कि कॉनी जा चुकी है। फिर दोनों आदमी बाहर गए यह देखने के लिए कि क्या वे उसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन कॉनी कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने बार के अंदर और आसपास कई लोगों से बात की, लेकिन किसी ने भी किसी महिला को जूते हाथ में लिए नंगे पांव चलते नहीं देखा। उन्हें लगा वह पर्स लेने बार लौटेगी, लेकिन वह नहीं आई। बार बंद होने पर दोनों आदमी रात 2 बजे तक बाहर इंतजार करते रहे। जब वह नहीं लौटी, वे ग्रेग के घर गए। वहां उसकी कार वहीं खड़ी थी जहां उसने छोड़ी थी। पुलिस को सूचित किया गया कि कॉनी का पता नहीं चल रहा है और उन्होंने तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी। उस रात पहले की सीसीटीवी फुटेज में तीनों को बार की ओर जाते हुए दिखाया गया है और वे काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उसी रात बाद की फुटेज में उसे बार से अकेले निकलते हुए दिखाया गया है और साफ पता चलता है कि वह नशे में थी। जैसा उम्मीद थी, ग्रेग और ब्रैड शुरू में संदिग्ध थे, लेकिन पुलिस से सहयोग और रात की सही जानकारी देने पर उन पर से शक हटा लिया गया। एक गवाह ने कहा कि उसने कॉनी को उस रात बार के सामने वाले पेफोन पर देखा, लेकिन यह पक्का नहीं कि वही थी क्योंकि किसी और ने नहीं देखा। कहा गया है कि कॉनी किसी के साथ एक कार में बैठ गई थी और फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ। जो भी व्यक्ति कॉनी के मामले में और जानकारी दे सकता है, उससे अनुरोध है कि वह मैकॉम्ब काउंटी शेरिफ्स डिटेक्टिव ब्यूरो से 58636793588 पर संपर्क करें। नंबर 6। जेम्स नटली 25 साल के थे जब वो अचानक बिना किसी वजह के गायब हो गए। सीसीटीवी फुटेज मिलने और सार्वजनिक होने के बाद भी कोई उन्हें नहीं देख पाया और उनका भाग्य अब भी अज्ञात है। जेम्स इंग्लैंड के कॉल्डेकॉट मॉनमाउथ शायर से हैं और गुमशुदगी के वक्त माता पिता के साथ रह रहे थे। वह एक उत्साही गोल्फ खिलाड़ी थे जो जब भी मौका मिलता दिन भर गोल्फ कोर्स पर समय बिताना पसंद करते थे। उन्हें अपनी पसंद की नौकरी मिली थी जिसमें वो खरीदारों को गोल्फ क्लब दिखाते थे, इसलिए परिवार को लगता है कि वो अपनी मर्जी से गायब नहीं हो सकते थे। अक्टूबर 2004 में जेम्स टेनबी में गोल्फिंग ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित थे। ये उनके परिवार को बाद में याद आया। 24 अक्टूबर को वे गिल्टर होटल में ठहरे थे और यही उन्हें आखिरी बार देखा गया था। पहली बार उनके माता पिता को तब एहसास हुआ कि कुछ गलत है जब जेम्स की चाची ने उनसे संपर्क किया और बताया कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनका पता नहीं चल रहा है। उनके माता पिता तुरंत सक्रिय हुए और माँ उन्हें खोजने टेनबी गई। उनके पिता ने पुलिस से संपर्क किया और जेम्स के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई और घर पर ही रहे ताकि अगर जेम्स या इस मामले से जुड़ा कोई और व्यक्ति उनके लैंडलाइन पर संपर्क करे तो वे उपलब्ध रहे। टेनबी पहुंचने पर उन्हें पता चला कि पुलिस जेम्स की तलाश कर रही है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। उन्हें टेनबी के साउथ बीच पर मिलने से गंभीर चिंताएं उठी। समुद्र तट और अन्य जगहों की तलाशी के बाद भी जेम्स का सुराग नहीं मिला। होटल के ठीक बाहर के इलाके की सीसीटीवी फुटेज में उसे 24 अक्टूबर की रात 11:47 पर फुटपाथ पर चलते हुए दिखाया गया। बाद में पता चला कि वह रात में इलाके के 3 बारों में गया, लेकिन जांचकर्ताओं को यह हैरानी है कि होटल के कमरे के इतना करीब होते हुए भी वह वहां नहीं लौटा। शुरुआत में लगा था वह 1-2 दिन में होटल लौट आएगा, लेकिन कई दिन बाद भी
जेम्स की कोई खबर नहीं मिली, जिससे परिवार घबरा गया। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर किसी के पास कोई भी छोटी सी जानकारी हो तो आगे आए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार खोज बंद कर दी गई और जल्द ही दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और फिर सालों में बदल गए। समय समय पर किसी ने लापता व्यक्ति को देखने की सूचना दी, पर कोई नतीजा नहीं निकला। किसी ने झूठा दावा किया कि उन्होंने जेम्स की जान ले ली, लेकिन बाद में यह गलत साबित हुआ। यह रिचर्ड फेयरब्रास था, जिसने कहा कि उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ने यह अपराध किया। जब यह साबित हो गया कि वो झूठ बोल रहा था, तो उसे न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेम्स के माता पिता ने अनुमान लगाया है कि वह शायद स्पेन में है, जहां उसने नई जिंदगी शुरू कर ली है, और वे लोग सच कभी न जान पाने के बावजूद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए हैं। कोई भी व्यक्ति यदि इस मामले से जुड़ी नई जानकारी रखता है तो 1,16,000 पर मिसिंग पीपल्स के प्रचार अधिकारी से संपर्क कर जानकारी दे। नंबर 5, गुमशुदा अलेक्जेंड्रा हेरोड के मामले में जारी की गई सीसीटीवी सुरक्षा फुटेज बहुत स्पष्ट है और उन्हें पहचानना आसान है। सितंबर 2025 में आखिरी बार देखे जाने के बाद से उनका पता नहीं चला है। उस समय अलेक्जेंड्रा 47 साल की थी और वह इंग्लैंड के सीटन, कंब्रिया में रह रही थी। 30 अगस्त को सीटन में एक चश्मदीद ने उन्हें देखा था। बाद में व्हाइट हेवन में देखे जाने की रिपोर्ट मिली, लेकिन उसकी सटीकता पर सवाल है। स्रोत यह नहीं बताते कि किसने ऐसा किया, लेकिन अलेक्जेंड्रा के लापता होने की रिपोर्ट 30 अगस्त को दर्ज कराई गई थी और तुरंत ही तलाश शुरू कर दी गई थी। 19 सितंबर तक उनके मामले में कोई प्रगति नहीं हुई थी, क्योंकि उनका पता नहीं चला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी की, जिसमें 2 सितंबर को अलेक्जेंड्रा को वर्किंगटन और व्हाइट हेवन की दुकानों में घूमते दिखाया गया। उस समय तक उनके लापता होने की रिपोर्ट किए 3 दिन बीत चुके थे और फुटेज में उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वे लापता व्यक्ति के मामले का विषय बन चुकी हैं। फुटेज में वे पूरी तरह से शांत नजर आ रही थी और अकेली ही दिखाई दे रही थी। इससे कई लोगों को यह विश्वास हुआ कि चिंता की कोई असली वजह नहीं थी, लेकिन दूसरों ने यह भी कहा है कि सिर्फ इसलिए कि वे शांत नजर आ रही थी, इसका मतलब यह नहीं है कि वे ठीक थी। उसी दिन सुबह करीब 11:20 बजे उन्हें किंग स्ट्रीट, व्हाइट हेवन की एक कॉफी शॉप में सीसीटीवी में देखा गया। फिर से जब वे उस जगह के मेनू को देख रही थी तो वे किसी भी तरह की परेशानी में नहीं लग रही थी। जब उनका पता नहीं चला तो पुलिस ने जनता से अपील की कि जिसने भी उन्हें देखा हो वह बताए। उन्होंने अनुरोध किया कि कॉफी शॉप छोड़ने के बाद की उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए कोई भी अनदेखी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दी जाए, लेकिन ऐसी फुटेज नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने उनके परिवार के किसी भी सदस्य या दोस्त से पुलिस से संपर्क करने के लिए कहा, लेकिन यह खुलासा नहीं हुआ कि कोई आगे आया या नहीं। यह ध्यान देने योग्य है कि एलेक्स के कई क्षेत्रों से संबंध है, जिनमें डेवॉन, डरहम, डोरसेट, लीड्स और विल्टशायर शामिल हैं। यह सुझाव दिया गया है कि वह शायद इन क्षेत्रों में से किसी एक में या तो रहने के लिए या किसी जानने वाले से मिलने के लिए गई हों, लेकिन चूंकि इन क्षेत्रों में कहीं भी उनकी कोई झलक नहीं देखी गई है, इसलिए यह सिर्फ एक अनुमान ही बना हुआ है। वीडियो में उसके बाल छोटे और काले हैं और वो गहरे रंग की ट्रैकसूट पैंट, गहरे रंग की जैकेट पहने हुए है और अपने कंधे पर काला बैकपैक लिए हुए है। पुलिस ने जनता से अनुरोध किया है कि वे उसकी सैमसंग J6 सेलफोन पर नजर रखें, जो उसके पास रहता था। उस फोन पर संपर्क की कोशिश हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली और वजह पता नहीं चली कि वह बंद है या बैटरी खत्म हो गई है। एलेक्स की जानकारी हो तो आपातकालीन नंबर 101 पर कॉल करें। नंबर 4, जब कोई लापता होता है तो उनके प्रियजन आमतौर पर उनकी जानकारी के साथ फेसबुक पेज बनाते हैं। ये उनके गायब होने की जानकारी फैलाने में मदद करता है और कुछ मामलों में उन्हें ढूंढने में भी मदद मिली है। 28 वर्षीय टिमोथी मैकॉल की पत्नी ने वह फेसबुक पेज बंद कर दिया जो उन्होंने पति के 1 साल से ज़्यादा समय से लापता होने पर बनाया था। टिमोथी इंग्लैंड के स्टर्लिंगशायर के किलन से हैं। वह बताती हैं कि यह सिर्फ उन्हें और बच्चों को उनके झेले गए नुकसान की याद दिलाता था और इससे उनके लिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया था।
मई 2012 में टिमोथी रॉयल नेवी में लीडिंग सीमैन थे और HMS वेस्टमिंस्टर पर सेवा कर रहे थे। वो और उनके साथी चालक दल सदस्य 7 महीने के सुरक्षा मिशन पर मध्य पूर्व में थे और 26 मई को दुबई के पोर्ट राशिद में रुके। जहाज अगले 5 दिनों तक वहीं रुका रहा और क्रू ने अपने आसपास के माहौल का आनंद लेने के लिए कुछ समय निकाला। 26 मई को वह सी फेरर के मिशन पर तैराकी के बाद कुछ साथी नाविकों के साथ बाहर जाने की तैयारी की। उस रात वे दारा के रॉक बॉटम कैफे गए, जहां टिमोथी ने काफी शराब पी थी। बाद में साथियों ने बताया कि उन्होंने टैक्सी बुलाकर टिमोथी को उसमें बैठाया और ड्राइवर से जहाज तक छोड़ने को कहा, लेकिन वह कभी जहाज तक वापस नहीं पहुंचा और तब से उसे न तो देखा गया है और न ही उसकी कोई खबर मिली है। सुरक्षा कैमरे की फुटेज में दिखा कि टिमोथी को करीब 2 बजे सुरक्षा कर्मचारियों ने बार से बाहर निकालकर टैक्सी में बैठाया। जहाज लौटने में करीब 15 मिनट लगने थे, लेकिन उस दौरान क्या हुआ अब भी अज्ञात है। गवाहों ने बताया कि उन्होंने टिमोथी को करीब 3 बजे दूसरी टैक्सी में चढ़ते देखा। वो दोस्तों से मिलने लौट रहा था, लेकिन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं हुई। उसी दिन बाद में वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और दुबई पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें सहायता के लिए देश आए यूके के अधिकारी भी शामिल थे। चालक दल के सदस्य ने जहाज और बार के बीच रास्ते पर पैदल चले, लेकिन सुराग नहीं मिला। गोताखोरों ने पानी में तलाश की, खोजी कुत्तों ने उसकी गंध खोजने की कोशिश की और हेलीकॉप्टरों ने हवा से इलाके की छानबीन की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। गर्मी का पता लगाने वाले उपकरण भी टिमोथी का सुराग नहीं ढूंढ सके और 31 मई को जहाज उसके बिना ही रवाना हो गया। टैक्सी ड्राइवर, जिसे टिमोथी को छोड़ना था, से पूछताछ की गई और उसने बताया कि उसने उसे बंदरगाह पर स्थित एक चाय की दुकान पर उतार दिया था। टिमोथी को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया गया, हालांकि उसकी मौत का कोई सबूत नहीं मिला। नंबर 3, जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति लापता हो जाता है तो वह एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव होता है, लेकिन जब वे किसी विदेशी देश में अचानक गायब हो जाएं, जहां वे घूमने गए थे, तो वह और भी बुरा होता है। ऐसा ही हुआ 30 वर्षीय आनी असेखियन के मामले में, जो टोरंटो, कनाडा से हैं। 2008 में आनी ने छुट्टियों में अकेले चीन जाने और भविष्य में भारत यात्रा की योजना की बात परिवार को बताई। उन्हें उत्साही यात्री माना जाता है और उनकी बहन रोजी ने मीडिया को बताया कि आनी एक यात्रा से लौटकर हफ्ते बाद ही दूसरी यात्रा पर चली गई। उन्होंने 24 अक्टूबर को चीन की यात्रा शुरू की और परिवार से वैसे ही संपर्क बनाए रखा जैसा वह आमतौर पर करती थीं। बीजिंग और मध्य चीन में कुछ समय बिताने के बाद वह 9 नवंबर को हांगकांग पहुंची। यहां उन्होंने अपने परिवार से संपर्क किया और बताया कि वह सचमुच भारत यात्रा करने वाली हैं, क्योंकि वह एक योग रिट्रीट में भाग लेना चाहती थी। उन्होंने नई दिल्ली से कनाडा लौटने की टिकट पहले ही बुक कर ली थी और 15 दिसंबर को उड़ान भरने वाली थी। 10 नवंबर को एनी से बातचीत अचानक बिना वजह बंद हो गई। परिवार उनसे संपर्क न कर पाने पर चिंतित हुआ और बातचीत बंद होना असामान्य व संदिग्ध बताया। उन्होंने बताया कि आखिरी बार एनी ने अपनी 2 साल की भतीजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए मैसेज किया था, फिर वे चुप हो गई। जब वह 1 दिसंबर को, जो परिवार के एक और सदस्य का जन्मदिन था, संपर्क में नहीं आई, तो परिवार को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 15 दिसंबर को वो अपने घर लौटने वाली फ्लाइट में सवार नहीं हुई और उनके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी उनके आखिरी संदेश वाले दिन के बाद से नहीं हुआ है और उस इलाके के किसी भी अस्पताल में उनके भर्ती होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनके मामले में अब तक मिला एकमात्र सुराग यह है कि उन्होंने 10 नवंबर को हांगकांग के कॉजवे बे MTR स्टेशन के अंदर एक ATM से लगभग $2800 निकाले थे। CCTV कैमरों ने पुष्टि की कि ये अनी ही थी, लेकिन जांचकर्ताओं को यह अजीब लगा कि उन्होंने 2 अलग अलग लेन देन किए। परिवार ने कहा कि फुटेज में वह न डरी दिखी न चिंतित थी और करीब 8 घंटे बाद आखिरी मैसेज भेजा। तब से उनका फोन पहुंच से बाहर है। पैसे निकालने के बाद उनकी कोई खबर नहीं है। ये ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने जो नगद निकाला वह हांगकांग डॉलर के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है और जांचकर्ताओं ने कहा है कि अगर उनके पास अतिरिक्त पैसे नहीं होंगे तो उनके लिए गुजारा करना मुश्किल होगा। इसलिए उन्हें नहीं लगता
कि वह खुद से लापता हुई है। हालांकि किसी आपराधिक कृत्य का कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी अब मामला आपराधिक जांच बन गया है। उनकी यात्रा डायरी कनाडा में मिली थी, जिसमें पुलिस के अनुसार लिखा था कि आनी डरी हुई थी और अपनी यात्रा योजना के अलावा कहीं और भी जाना चाहती थी। बाद में पता चला कि बीजिंग में 2 सहकर्मियों के साथ रहते हुए आनी अचानक अलग हो गई और हांगकांग चली गई। इसलिए ये अनुमान लगाया गया है कि आनी ने कहीं और नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया या फिर वो किसी आपराधिक कृत्य की शिकार हो गई। अब तक कोई और सुराग नहीं मिला है और अगर किसी के पास कोई अतिरिक्त जानकारी है, उससे अनुरोध किया जाता है कि वह टोरंटो पुलिस सर्विस मिसिंग पर्सन्स यूनिट से 4168087411 पर संपर्क करे या क्राइम स्टॉपर्स को 1-802-228-477 पर कॉल करके सूचना दे। नंबर 2, 20। 1 साल के पैट्रिक लेपिंस्की को सितंबर 2021 से लापता व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वह बाथगेट, वेस्ट लोथियन, स्कॉटलैंड से है और अब परिवार या दोस्तों से संपर्क में नहीं है। पैट्रिक के मामले में जो बात खास तौर पर चिंता का विषय है वह यह है कि उनकी गाड़ी बाद में लावारिस हालत में मिली थी और यह अब भी पता नहीं चल पाया है कि क्या उन्होंने खुद उसे वहां छोड़ा था या किसी और ने उसे उस जगह तक पहुंचाया था। उनके परिवार ने पुलिस को बताया कि पैट्रिक ने उस साल 4 सितंबर को अपना घर छोड़ा था और वह अपनी लाल हुंडई i20 कार में यात्रा कर रहे थे, जिसकी रजिस्ट्रेशन प्लेट S810 KNM थी और उन्होंने घर से निकलते समय किसी को भी अपनी योजनाओं या गंतव्य के बारे में नहीं बताया था। इसलिए उम्मीद थी कि वह उसी दिन लौट आएंगे। जब वो अगले दिन तक भी वापस नहीं लौटे तो उन्हें लापता घोषित कर दिया गया और पुलिस ने उनके ठिकाने के बारे में सुराग ढूंढना शुरू कर दिया। वे सीसीटीवी फुटेज खोजने में सफल रहे, जिसमें पैट्रिक को ग्रेंज माउथ फाल्किर्क के पेट्रोल पंप पर देखा गया। वो स्टेशन की दुकान गया था और फुटेज में दिखता है कि वो फेस मास्क लगाकर बाहर आ रहा है। ये आखिरी बार था जब उसे देखा गया और उसका परिवार जानना चाहता है कि आगे क्या हुआ। पुलिस के अनुसार वह कार में बैठकर स्कॉटिश हाईलैंड्स की ओर चला गया। उन्होंने बताया है कि वह वहां जाते समय M90, A85 और A82 सड़कों से होकर गया। 5 दिसंबर को उसकी हुंडई कार A82 पर वाहन मोड़ने की जगह पर बल्लाचुलिश के पास लावारिस हालत में मिली थी। वो वहां पहुंचने के लिए 100 मील से भी ज्यादा दूर गया और जांचकर्ताओं के लिए यह समझना मुश्किल रहा है कि वो इतनी दूर सिर्फ अपनी कार सड़क के किनारे छोड़ने के लिए क्यों गया। उस इलाके की अच्छी तरह से तलाशी ली गई, लेकिन पैट्रिक का कोई सुराग नहीं मिला और यह भी पता नहीं चला कि वो कहां गया हो सकता है। पर्वतीय बचाव दल, कोस्ट गार्ड और फायर फाइटर्स ने तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 7 सितंबर को पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज जनता के लिए जारी की गई, इस उम्मीद में कि किसी ने पैट्रिक को देखा होगा, लेकिन अब तक कोई भी नई जानकारी या संभावित देखे जाने की सूचना लेकर सामने नहीं आया है। अधिकारियों ने तब से अनुरोध किया है कि उस दिन उन इलाकों में जो भी लोग गाड़ी चला रहे थे वे अपनी डैश कैम की फुटेज चेक करें, शायद पैट्रिक उसमें नजर आ जाए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। फुटेज में दिखा कि वह नीली जैकेट, नीली जीन्स और एडिडास जूते पहने हैं। जैकेट पर आगे लोगो है। उनका वर्णन किया गया है कि उनकी लंबाई 6 फुट 2 इंच है, शरीर पतला है और बाल सुनहरे हैं। माना जाता है कि वह बलाचुलिश पहुंचा था, लेकिन तब से वहां उसे देखे जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली और इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई। जो भी व्यक्ति पैट्रिक के ठिकाने के बारे में जानकारी रखता है, उससे अनुरोध है कि वह 101 नंबर पर कॉल करे और 5 सितंबर की घटना संख्या 0799 का हवाला दे। नंबर 1। कुछ गुमशुदा व्यक्ति के मामले इतने अस्पष्ट होते हैं कि उनके कभी सुलझने की बहुत कम उम्मीद होती है। 33 वर्षीय जेफरी ली के गायब होने के कुछ तथ्य स्पष्ट है, लेकिन उन्होंने चिंता बढ़ा दी है क्योंकि 2021 में उनका अपहरण हुआ था। जेफरी, जो कि वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा से है, अपने लापता होने से ठीक पहले अपनी गर्लफ्रेंड से उसके अपार्टमेंट में मिलने गए थे और उस दिन के बाद से उन्होंने किसी से भी कोई संपर्क नहीं किया है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज ने उनकी आखिरी ज्ञात गतिविधियों पर कुछ रोशनी डाली है। यह दिखाता है
कि जेफरी उस साल 23 सितंबर को ओकरिज में एक ऊंची इमारत में चलते हुए जा रहे हैं और बाद में यह पुष्टि हुई कि वह अपने कुछ दोस्तों और काम के साथियों से मिलने के लिए उस इमारत में गए थे। पता चला कि वह अगली सुबह करीब 4 बजे तक वहीं थे, क्योंकि फुटेज में उन्हें उस वक्त इमारत से निकलते देखा गया। माना जाता है कि वह फिर अपनी BMW X5 SUV की ओर लौटे, जो वेस्ट 41 एवेन्यू और एलिजाबेथ स्ट्रीट के पास पार्क थी। लेकिन जैसे ही वह अपनी कार के पास पहुंचे, पुलिस का मानना है कि उन्हें अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया और उसके बाद उनके साथ कुछ अनहोनी हुई। माना जाता है कि अपहरण तब हुआ जब वह अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी उसी जगह पर मिली जहां उन्होंने उसे पार्क किया था जब उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वह गाड़ी ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खुला हुआ मिली, जिससे यह संकेत मिलता है कि जब वह निकलने की तैयारी कर रहे थे तभी उन्हें रोका गया। आमतौर पर जब किसी का अपहरण होता है तो फिरौती की मांग आने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन जेफरी के मामले में ऐसा कभी नहीं हुआ। वीडियो फुटेज में वो शांत दिखते हैं, जिससे जांचकर्ताओं को लगता है कि बिल्डिंग से निकलते समय उन्हें खतरे का अंदेशा नहीं था। उन्हें एक गहरे रंग की हुडी, काले शॉर्ट्स और चप्पल पहने हुए देखा गया था और उनके कंधे पर एक ग्रे रंग का बैग भी था। इसमें यह भी दिखता है कि उनके बाल छोटे कटे हुए थे और चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। हालांकि उन्होंने अपने मुंह पर काला फेस मास्क भी पहन रखा था। चूंकि अब तक कोई फिरौती की मांग नहीं की गई है, इसलिए यह पता नहीं चल पाया है कि यह पहले से सोची समझी अपहरण की घटना थी या अपराधी सिर्फ उस वक्त जेफरी से बस उसी वक्त सामना हो गया था जब वह अपनी कार में बैठ रहे थे। पुलिस का कहना है कि इलाके में किसी को कुछ न कुछ पता होगा या किसी ने उस सुबह कुछ देखा होगा और वे जानकारी देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। कहा जाता है कि उन्होंने उस इमारत में जुआ खेला था, जो संभवतः मकसद हो सकता है। अगर जेफरी ने बड़ी रकम जीती होती तो शायद लुटेरे उन्हें निशाना बनाते, लेकिन यह केवल अनुमान है। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि काफ़ी मात्रा में सबूत इकट्ठा किए गए हैं और शुरू में उन्हें लगा था कि ये मामला जल्दी सुलझ जाएगा, लेकिन अब ये मामला ठंडा पड़ गया है। अगर आपने उस सुबह जेफरी को देखा या कोई जानकारी है जो उनकी मौजूदगी या अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी में मदद कर सकती है, तो कृपया वैंकूवर पुलिस मेजर क्राइम सेक्शन को 6047172541 पर सूचित करें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेट रह सके। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।